हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुकिया अंसारी। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी अपनी कर रहे होंगे। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम आपकी हेल्प कर सकें। किस तरह आपको कह सकते हो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। एग्ज़ाम आपका बहुत कह सकते हो सर पर है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। माइंड में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। तो हमें अपना स्ट्रेस छोड़ के पढ़ना है। स्ट्रेसफुल तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें जो है वो हम गेन अप नहीं कर पाते जितना चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रेस को बिल्कुल कह सकते हो कम करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और बहुत मज़ेदार तरीके से अपनी स्टडी आगे बढ़ानी है। तो आज हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, टास्क ऑफ डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारा वृद्धि और विकास रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने उसको कंप्लीट किए थे। कल हमने आपको पेरेंटिंग स्टाइल बताए थे। आपको कह सकते हो कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसमें मैंने आपको ऑन पेपर उसको एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए आज हम उसको बता देते हैं आपके लिए। पेरेंटिंग स्टाइल बताए थे कल मैंने आपको। जिन बच्चों को एक्सप्लेन नहीं हो पाए ठीक ढंग से उनको आज हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पालन के तरीके, पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक, ये बेटा आपका यूनिट सेकंड से रिलेटेड नहीं है। ये जो है हम यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट उससे रिलेटेड टॉपिक था लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए अभी यहाँ बोर्ड पर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला हमारा बताया हुआ था ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ठीक, जिसको हम कहते हैं आधिकारिक शैली। ठीक, अधिकार। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पालन क्या होता है, हम बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। एक माता पिता जो होते हैं वो बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारा जो शिक्षक होता है वो हमें बताता है कि किस तरह हमें अपनी शिक्षा को ग्रहण करनी है, किस तरह शिक्षा लेनी है। ठीक है, हमारे आस पड़ोस से हम चीज़ों को सीखते हैं, अपने माता पिता से चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन कह सकते हैं एक प्रभावकारी जो कह सकते हो इफेक्ट होता है वो होता है हमारे माता पिता का। माता पिता पर सबसे ज़्यादा अधिकार होता है एक बच्चे पर। ठीक है, तो माता पिता हमारा पालन पोषण कैसे करते होंगे, हम भी एक बच्चे हैं कह सकते हो अपने माता पिता के, तो हमारा पालन पोषण कैसे हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टाइप है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग क्या होता है कि बच्चे को हम कह सकते हैं आधिकारिक शैली इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें बच्चे पर कह सकते हो माता पिता का जो कंट्रोलिंग होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है और जो कह सकते हो केयर होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। देखिए, केयर तो करते ही हैं प्लस कंट्रोलिंग भी रहती है। केयर तो है ही, कंट्रोलिंग भी है। माता पिता बच्चे की देखभाल भी करते हैं प्लस उन पे नियंत्रण भी रखते हैं, जिससे बच्चा जो है वो ठीक ढंग से विकसित होता है। कहने का मतलब ये है कि माता पिता जो है बच्चे को पता होता है कि माता पिता उसके क्या जॉब करते हैं, कब घर आते हैं। माता पिता को पता होता है कि बच्चा कब घर आता है, क्या वो एजुकेशन ले रहा है, कब पढ़ रहा है। साथ में बैठकर खाना खाते हैं, पूछते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा व्यतीत हुआ। बच्चा माता पिता से पूछता है मम्मा आज आपका दिन कैसा रहा, आपका ऑफिस में अपने पापा जी से पूछता है। इस तरह हम कह सकते हैं दोनों में खुला संचार होता है। जब माता पिता हमसे इस तरह खुले होकर बातचीत करेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है अपनी जो बात है वो अपने पिता से शेयर कर पाएंगे, माता जी से शेयर कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है। जो भी हमारे साथ समस्याएं होती हैं वो हम अपने माता पिता से शेयर कर सकते हैं, माता पिता की जो समस्याएं होती हैं वो भी हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ओपन कम्युनिकेशन होता है, केयर भी करते हैं बच्चों की और कंट्रोलिंग भी रहती है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बच्चे की केयर नहीं होती है लेकिन उस पर कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है, नहीं, बैलेंस में चीजें चलती हैं। जो भी बच्चे को समस्या है वो माता पिता से वो परिचित है, उसकी समस्या से माता पिता परिचित है। माता पिता जो है बच्चे के लिए क्या निर्धारण करना है बच्चे की स्वेच्छा से पूछते हैं कि बेटा आपको कौन सी एजुकेशन लेनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कौन से ड्रीम देख रहे हो, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो बच्चे की इच्छा होती है वो पिता को पता होती है, माता को पता होती है, और माता पिता की इच्छा हम कह सकते हैं बच्चे को पता होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कौन सी शैली होती है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक शैली। ठीक, दूसरी हमने पढ़ी थी ऑथोरिटेटिव
ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग ये होती है हमारी अधिनायक शैली, अधिनायक शैली। ये जो होती है हम कह सकते हैं इसमें जो केयर तो जीरो होती है लेकिन कंट्रोलिंग क्या होती है, बहुत हाई होती है। मतलब एक आपने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है, वो सर पर एकदम मंडराता रहता है, उसी तरह से हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कह सकते हैं इसको। माता पिता जो है बच्चे के सिर पर मंडराते रहते हैं, बेटा अभी कहाँ गए थे, अभी तुम्हें क्या जरूरत है, क्या तुमने पैसे लिए, तुमने खर्च कहाँ किए, ये कहाँ से आ रहे हो, कौन सी चीजें आप लेकर आए हो, ये तुम्हारा क्या यूज है इसका। मतलब कह सकते हो बच्चे पर एक पूरा तरह कंट्रोलिंग करके रखते हैं, केयर बिल्कुल नहीं होती है। इसका हम एग्जाम्पल जानेंगे। अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशी मूवी है ना, सूर्यवंशा मूवी सभी ने देखे होंगे, मुझसे सभी बच्चों ने। जो अमिताभ बच्चन थे पूरा कंट्रोलिंग करके रखते थे अपने बच्चे, जो अमिताभ बच्चन जो थे उनका जो मेन कैरेक्टर था बहुत कंट्रोलिंग करी, उनके लिए केयर नहीं थी, जिससे वो आगे चलकर कह सकते हो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन लाइफ में जब उनको अच्छी सिचुएशन मिली तो उन्होंने अपने लिए कुछ अच्छा नया किया, ऑफिसर बने आगे चलकर। इस तरह हम कह सकते हैं जो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग होते हैं, अधिनायक शैली जो होती है, इसमें ऐसा कह सकते हो जो पेरेंट होते हैं खलनायक होते हैं, पूरी तरह बच्चे पर पूरी तरह कह सकते हो कंट्रोल रखा है कि बेटा अभी तुम कहाँ गए थे, इस टाइम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारी क्या इच्छाएं, इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन अपनी इच्छाएं बच्चे पर थोपते हैं। हमारी इच्छाएं आप डॉक्टर बनोगे, बच्ची की इच्छाएं कि आप इंजीनियर बनना है, पिताजी मुझे, बच्ची की इच्छा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, पिताजी अपनी इच्छा थोप रहे हैं उस पर। तो ये कौन सी शैली होती है, अधिनायक शैली, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। इसमें कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन केयर बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, चलिए ये समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं परमिसिव पेरेंटिंग, अनुमोदक शैली। ठीक है, अनुमोदक शैली क्या होती है, परमिसिव पेरेंटिंग। इसमें बच्चे को खुली आजादी होती है, बेटा जो मर्जी चाहे वो करो, खुली आजादी है, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, आपकी जो इच्छा है आप वो करो। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग जीरो, केयर बहुत हाई। इसको हम कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग, अनुमोदक शैली। होती क्या है हमारी परमिसिव पेरेंटिंग कि बच्चे को एक खरोच भी ना आ जाए, अगर खरोच भी आ गई ना तो पूरा कह सकते हो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला के फेंक दिया उनके पेरेंट्स ने। अगर बच्चे का बर्थडे है तो पूरा कह सकते हो जिला जान रहा है, पूरा स्टेट जान रहा है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा अपने बच्चे को लेकर कह सकते हो केयरफुल रहते हैं। बच्चे की लाइफ में कह सकते हो संघर्ष नाम की कोई चीज नहीं होती है कि कोई संघर्ष भी होता है। तो इस तरह हम जानते हैं ये कौन सी शैली होती है, परमिसिव पेरेंटिंग। बच्चे को खुली छूट, बेटा जो मन आए वो कर सकते हो आप। ठीक, चलिए ये समझ आया। परमिसिव पेरेंटिंग, केयर बहुत हाई होती है और कंट्रोलिंग बिल्कुल जीरो। आप जो है कह सकते हो बच्चे पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, आप उसे, वो दिन में गायब रह रहा है, रात में गायब रह रहा है, कोई लेन देन नहीं है। ठीक, लेकिन तुम करो अपनी मर्जी का, कोई संघर्ष कोई तनाव तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अभी जिंदा, इस तरह से कहते हैं माता पिता। ठीक, चलिए ये होती है हमारी परमिसिव। चौथी है हमारी, चौथी पेरेंटिंग है, ये लिख देते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जिसको हम कहते हैं बेपरवाह शैली। बेपरवाह शैली जिसमें क्या होता है, केयर भी जीरो और कंट्रोलिंग भी जीरो। मतलब पता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या फ्यूचर में बनना है, उससे कोई लेन देन नहीं है। ना माता पिता को अपने बच्चे की परवाह है, ना बच्चे को अपने माता पिता की। ठीक है, उसको क्या जरूरत है, उसकी इच्छाएं क्या है, वो क्या बनना चाहता है। आज उसे प्रेम की जरूरत है, संवेग की जरूरत है, इमोशंस की जरूरत है, भावनात्मक रूप से जुड़ने की जरूरत है अपने माता पिता से। माता पिता कोई रोल नहीं निभाते हैं इस शैली में। कह सकते हो बच्चा कहाँ है, कब आ रहा है, कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अपने फ्यूचर में क्या देख रहा है, कोई लेन देन नहीं होता है, पूरी तरह से बेपरवाह होते हैं। ना तो केयर करते हैं बच्चे की, ना ही
कंट्रोलिंग करते हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं होता एक दूसरे के बीच, मतलब कह सकते हो घर में क्या बना हुआ है, कह सकते हो घर में कौन आया हुआ है, कोई लेन देन नहीं है, कौन किसको जानता है पता नहीं, केयर भी नहीं है, कंट्रोलिंग भी नहीं है। बच्चा अपनी तरह जिंदगी जी रहा है, माता पिता अपने आराम से मजे से जिंदगी जी रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, केयर भी जीरो एंड कंट्रोलिंग भी जीरो। ठीक, तो इस तरह हमने जाना पेरेंटिंग स्टाइल को, कल जो बच्चों को मैंने बताया हुआ था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं अपना। आज हमारी यूनिट है सेकंड, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, हमें किस तरह जो है जो टीचिंग लर्निंग है, शिक्षण अधिगम है, उसको समझना है, किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, कौन से मेथड्स का यूज करना है, वो सारी चीजें हम जानेंगे इस मेथड में, इस यूनिट में, सेकंड यूनिट में। तो हमारा टॉपिक है अधिगम लर्निंग। अधिगम क्या होता है? हम कह सकते हो नॉर्मली कोई चीज सीखना, ठीक है, अपनी जानकारी को बढ़ाना। जैसे कि आज मुझे कह सकते हो साइकिल चलाना नहीं आती है, कल मैं साइकिल चलाना सीख जाऊं, तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अधिगम क्या है? आज मेरा व्यवहार जो है कल वैसा ना हो, और जो भी हम सीखे वो हमारा सीखा हुआ जो है स्थायी हो जाए, वो कहलाता है अधिगम। जैसे आज मैंने साइकिल चलाना सीखी, कल मैं भूल गई, तो ये अधिगम तो नहीं होगा ना, ये क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं एक अस्थायी चीज जो मैंने सीखी, जो मेरे व्यवहार से बाहर हो गई। अधिगम क्या है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, जो भी हम सीखें वो लाइफ लॉन्ग तक मेरे माइंड में स्थिर बना रहे, सीमित बना रहे, उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। अधिगम द्वारा अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जो भी हमने सीखा एक्सपीरियंस से, वो हमारे व्यवहार में कैसा हो गया? स्थायी रूप से विकसित हो गया, स्थायी रूप से कह सकते हो समायोजित हो गया, उसको हम क्या कह रहे हैं? अधिगम कह रहे हैं। आज मैंने साइकिल चलाना सीखा, कल भी मैं साइकिल चला लूँ, परसों भी चला लूँ, तो ये क्या हो गया? स्थिर हो गया। आज से 2 साल बाद में मुझे कहा जाए कि आप साइकिल चला लीजिए, तो मैं चला सकूँ, तो ये क्या है? अधिगम होता है, जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? जन्म से जीवन पर्यंत, जिस पॉइंट को याद रखना, स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, स्थायी परिवर्तन होता है हमारे व्यवहार में। जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। हम जब जन्म ले लेते हैं तभी से सीखना स्टार्ट करते हैं, जन्म के पहले सीखना स्टार्ट नहीं करते हैं, जन्म के बाद से अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो जन्म से और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी हम औपचारिक रूप से, कभी अनौपचारिक रूप से, कभी निरौपचारिक रूप से। इस तरह हमारे सीखने की प्रक्रिया होती है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो सीखने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? जन्म से। एक बच्चा जो है वो, हमें रोटी खाना है, पीना है, हम कह सकते हो उसे भूख कब लग रही है, क्या चीज खाना है, पैन को खाना है कि रोटी खाना है, ये वो सीखता है। जन्म से ही सीखना चीजें जो है स्टार्ट होने लगती हैं सीखने की। तो हम कहलाते हैं कि जन्म से जो सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और कब तक चलती रहती है? जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। लाइफ लॉन्ग हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। कैसी प्रक्रिया है? सतत, कॉन्टिन्यूअस चल रही है, रुकती नहीं है। ठीक, सतत प्रक्रिया है। जन्म से स्टार्ट हुई, जीवन पर्यंत, जब तक कह सकते हो आप कब्र में ना चले गए, तब तक आपकी प्रक्रिया चलती रहती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि आज हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आज ही के दिन हमने स्टडी की और कल जाके एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। हमारा जो सीखने की प्रोसेस है, जो हमारा एग्जाम सिलेबस चेंज हुआ है, हमें कितना कह सकते हो जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, चीज़ों को सीखने में
उनको एब्जॉर्व करने में, अपने माइंड में स्थिर करने में। तो ये कैसी कॉम्प्लेक्स है? ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने बुक्स उठाई और यूं यूं की और मेरे माइंड में पूरा सिलेबस चला गया। ये कैसी कॉम्प्लेक्स है? प्रक्रिया है कॉम्प्लेक्स, जटिल प्रक्रिया है। ये इतनी आसानी से नहीं आती है। पहले हम सरल चीजों को सीखते हैं, बाद में कठिन चीजों को सीखते हैं। तो कैसी प्रोसेस है? जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, समाज के द्वारा हम सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट के द्वारा सीखते हैं, आसपास का जो वातावरण होता है उसके द्वारा सीखते हैं हम अपना अधिगम। ऐसा नहीं है, स्वयं भी सीखते हैं, लेकिन हम समाज से ज्यादा सीखते हैं। विद्यालय से, अपने आस पड़ोस से, अपने सहयोगियों से, अपना कह सकते हो विद्यालय के बाद हम जो अनौपचारिक फॉर्मल एजुकेशन में जाते हैं, लाइब्रेरी से, मास मीडिया से, बहुत सारे कह सकते हैं एग्जाम्पल है जिससे हम सीख सकते हैं। तो वो कहलाती है हमारी कौन सी प्रक्रिया? सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्य उद्देशित प्रक्रिया। सीखना क्या है? एक लक्ष्य उद्देशित प्रक्रिया है, गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। लक्ष्य उद्देशित, जो भी चीज सीखते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है सीखने का। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली मन किया और सीख गए। जैसे कि आज आप लोग कुछ सीख रहे हो, पेडागोगी सीख रहे हो, साइकोलॉजी सीख रहे हो, उद्देश्य है कि भैया केवीएस का एग्जाम क्वालिफाइड करना है इसलिए सीख रहे हो, वरना आपको क्या पड़ी है भैया पेडागोगी सीखने की, साइकोलॉजी पढ़ने की। तो ये क्या है? लक्ष्य उद्देशित प्रक्रिया है। जब भी हम कोई अधिगम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है सीखने का। ठीक है, तो ये कैसी प्रक्रिया है? लक्ष्य उद्देशित। स्थानांतरण की प्रक्रिया, कैसी प्रोसेस है? ट्रांसफर। आज जो हमने सीखा, ज्ञान लिया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो ज्ञान ले रहे हो वो आप किसी दूसरे को पढ़ाएंगे। तो अधिगम कैसा है? ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मिंग के रूप में ये प्रोसेस चलती है। आज हम जो सीख रहे हैं कल हम दूसरों को सिखाएंगे, फिर दूसरे जो है तीसरे को सिखाएंगे। इस तरह ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है। स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अनुकूलन की प्रक्रिया। ठीक, अधिगम क्या है? कह सकते हो सीखना कि हमें सही चीज का यूज करना है, गलत चीज का यूज करना है, ये हमें सिखाता है। अनुकूलन की प्रक्रिया है, हमें सही परिस्थिति में एडजस्ट करना सिखाता है। ठीक है, तो जैसे कि आज मेरे पास ये कह सकते हो कोई भी चीज है, मेरा बोर्ड है, चलो कोई चोर आए उसे चुरा कर ले जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसकी कंप्लेन करोगे ना? क्या आप खड़े रहोगे देखते रहोगे कि ले गया, ले जाने दो, दूसरा ले आएंगे? तो अनुकूलन की प्रक्रिया है कि किस परिस्थिति में आपको किस तरह का व्यवहार करना है। आपने सीखा है कि जब भी कोई गलत काम कर रहा हो तो आप उसे कह सकते हो उसको सुधारो, उसको बताओ कि ये काम करना गलत है, आप इस काम को नहीं कर सकते। तो कौन सी प्रक्रिया है? अनुकूलन की, सही तरह से सही व्यवहार को करने की प्रक्रिया। अपने आप को कह सकते हो जो आज हमें नहीं आता है, कल हम सीख कर जो हमें नहीं आता उसमें बदलाव करेंगे कि आज हमें आता है, हम इस काम को कर सकते हैं। तो हमने एडजस्ट किया, जो हमें आज नहीं आता था कल मैंने सीख कर उस परिस्थिति में अपने आप को डाला और हम सीख गए। तो कैसी प्रक्रिया है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह हमने विशेषताओं को कंप्लीट किया अधिगम की। अब देखते हैं आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो जानेंगे हम इसमें। कौन कौन सी चीजें जो है वो बच्चे पर प्रभाव डालती हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे सीखने में प्रभाव डालती हैं। जैसे कि आज हम सीख रहे हैं, जैसे कि हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, अगर बगल में आपकी म्यूजिक बज रहा होगा तो क्या आप उस ढंग से सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। जैसे कि अगर आप सीख रहे हो, सामने खाना रख दिया जाए तो पहले खाना खाओगे, बाद में सीखोगे, पढ़ोगे। तो ये क्या है? फैक्टर है जो आपके अधिगम पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम पर प्रभाव डालते हैं।
शिक्षार्थी से संबंधित कुछ फैक्टर हैं, इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है कि कौन से शिक्षार्थी से संबंधित होते हैं, कौन से शिक्षक से संबंधित होते हैं और कौन से वातावरण से संबंधित होते हैं। जो शिक्षार्थी से संबंधित जो फैक्टर है हम कह सकते हैं शारीरिक विकास। बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो बच्चा उस ढंग से नहीं सीख पाएगा जितना उसे सीखना चाहिए था। ठीक है, यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम उतना अच्छे ढंग से उस चीज को नहीं सीख पाएंगे जितना हम स्वास्थ्यफुल होकर चीजों को सीखने के लिए तत्पर थे। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो बच्चे की सीखने की अधिगम पर प्रभाव डालता है। दूसरा पॉइंट, मानसिक विकास। मेरी आवाज से थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मानसिक विकास, मानसिक विकास क्या है? अगर आप जो है मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, आपके माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो क्या आप सीख पाएंगे उस स्थिति से जिस स्थिति से आप सीखते थे चीजों को? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि तनाव की स्थिति में हम कह सकते हैं, संघर्ष की स्थिति में हमारे माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, कोई चिंता है, कोई कुंठा स्थिर हो गई है माइंड में, तो हमारे सीखने पर प्रभाव डालेगी। मेरा मन उसी तनाव में होगा, उसी स्ट्रेस में होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अपनी केवीएस की तैयारी कह सकते हो स्ट्रेसफुल तरीके से ना करें, एक बहुत ही अच्छी रिलैक्सफुल माइंड से अपनी तैयारी को करें। तो मानसिक विकास बच्चे की सीखने पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, रुचि। यदि आपकी रुचि सीखने में नहीं है तो आप कह सकते हो कोई आपको नहीं सिखा सकता। सीखने के लिए सबसे पहला इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ठीक ढंग से चीजों को नहीं सीख सकते हैं, वो सीखना जबरदस्ती सीखना होगा। ठीक, नेक्स्ट हम कह सकते हैं हमारी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये कह सकते हो 5-6 बच्चे आपके साथ मिलकर तैयारी कर रहे थे, अगर उन 5-6 बच्चों में आप सिलेक्ट नहीं होते हो, 4 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप क्या होगे? डिमोटिवेट हो जाओगे कि भैया हम भी तो तैयारी कर रहे थे साथ में, तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? लेकिन जब आपने देखा कि हमारे तैयारी करने का तरीका अलग था, उनका तरीका अलग था, तो आपने सीखा कि हम तो सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ते थे, लेकिन वो बच्चे जो है 18-18 घंटे पढ़कर अपनी तैयारी को करते थे, तो इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप अभिप्रेरित हुए जब उनसे मिले, तो क्या हुआ? अभिप्रेरणा भी बच्चे की सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर आपको टाइम पर अभिप्रेरणा मिलती रहे, आपको पुरस्कृत किया जाता रहे, आपको समय समय पर अभिप्रेरित किया जाता रहे, तो आप चीजों को अच्छे ढंग से सीखेंगे। संवेग, संवेग भी बच्चे के सीखने पर प्रभाव डालते हैं। इमोशंस जिनको हम कहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव इमोशन होते हैं, नकारात्मक संवेग एंड सकारात्मक संवेग। 2 तरह के संवेग होते हैं, एक होते हैं नकारात्मक, एक होते हैं सकारात्मक। ठीक, नकारात्मक जो संवेग होते हैं हम कह सकते हैं भय, डर, जो अभी आपके माइंड में चल रहा है, चिंता, तो ये सब क्या है? नकारात्मक संवेग है। और सकारात्मक संवेग क्या है? हम कह सकते हैं उत्साह, प्रेम, ठीक है, आत्मविश्वास, स्वयं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ये सब क्या है? सकारात्मक संवेग है, जो आपको कह सकते हो काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, अधिगम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि जो नकारात्मक संवेग है, अगर ये माइंड में चल रहे हैं तो आप उतना अच्छे ढंग से नहीं सीख पाओगे। यार डर लग रहा है, पूरा टेंशन, तो डर में ही रहे हो तो सीखोगे क्या? तो हम कह सकते हैं जो संवेग भी है वो बच्चे को अधिगम को करने के लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना संवेगों को, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि, अभिप्रेरणा। ठीक है, हमारी बुद्धि, अगर बुद्धि जो हो, अगर कह सकते हो बुद्धि का जो स्तर है वो 90 से कह सकते हो 90 से 110 होता है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि। ठीक है, और जो कह सकते हो प्रतिभाशाली होता है 140 प्लस होता है। ठीक है, मन बुद्धि होता है वो 90 से नीचे होता है। तो हर बच्चे का सीखने का तरीका कैसा होगा? अलग अलग होगा। प्रतिभाशाली कह सकते हो 15 मिनट में सीख जाएगा, सामान्य होगा आधा घंटा लेगा। भाई हम कह सकते हैं जो मन बुद्धि होगा वो 1 घंटे में चीजों को सीख पाएगा। तो बुद्धि भी होगी, बच्चे को अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक, चलिए अब मैंने जाना आपका शिक्षार्थी से संबंधित, अब देखते हैं आपका शिक्षक से संबंधित। ठीक, शिक्षक से संबंधित जो फैक्टर होते हैं
शिक्षक से संबंधित विषय का ज्ञान। ठीक है, यदि टीचर्स को विषय का ज्ञान नहीं है तो वो आपको क्या सिखा पाएगा। सबसे पहला फैक्टर हम कह सकते हो शिक्षक को विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो वो चीज़ें जो है वो आप तक उतने अच्छे से नहीं पहुंचा पाएगा जितने अच्छे से उसे पहुंचाना चाहिए। तो शिक्षक के लिए मेन फैक्टर क्या होता है, विषय का ज्ञान। दूसरा है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। टीचर को कह सकते हो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। टीचर को पता होना चाहिए उसकी क्लास में किस तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक है, हम कह सकते हैं दृष्टिबाधित है, अस्थिबाधित है, श्रवणबाधित है। हर एक व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच भी रहा है या नहीं, क्योंकि हर बच्चा समान नहीं होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चा कह सकते हो स्पेसिफिक होता है। सभी बच्चे एक समान स्तर से नहीं सीखते हैं, सभी बच्चे की सीखने की गति कम ज़्यादा मध्यम हो सकती है। तो टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अच्छी शिक्षण विधियां। टीचर को एक अच्छी कह सकते हो टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खड़े हुए और टॉपिक से उठाकर डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, व्याख्यान कर दिया, बच्चे के सर के ऊपर जा रहा है। अच्छी कह सकते हो शिक्षण विधियों का यूज सीखने को स्थिर बनाता है, सीखने को स्थायी बनाता है। तो जो टीचर है वो अच्छी अच्छी शिक्षण विधियां यूज करें, प्रदर्शन विधि का यूज करें, चीजों को दिखाकर पूर्ण से अंश की ओर उदाहरण विधि का यूज करें, जिससे बच्चे जो है वो सीखना कैसा हो सके, उनके लिए स्थिर हो सके। ठीक है, तो अच्छी शिक्षण विधियां। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मनोरंजन भी कराता जाए, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी सीखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना ये होती है हमारी शिक्षक से संबंधित जो हमारी कह सकते हो विधियां होती हैं, या शिक्षक से संबंधित जो फैक्टर होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक फैक्टर और जान लो, अभ्यास की गति। अभ्यास की गति भी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है जो पढ़ाने आए टॉपिक था कह सकते हो 1 महीने का आपने उठा के एक ही दिन में खत्म कर दिया, प्रैक्टिस करा दी, बच्चे को समझ नहीं आया तो सीखना क्या हुआ, उस टाइम तो इस तरह, लेकिन ये 1 दिन के बाद क्या हो गया, निकल गया माइंड से। तो ये क्या होता है, अभ्यास की गति भी बहुत आवश्यक होती है। इसको भी हम कह सकते हो टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण या फिर वातावरण से संबंधित जो कारक है, वातावरण से संबंधित कारक हम कह सकते हैं कक्षा का वातावरण, ठीक, बैठने का उचित प्रबंध, सुगमय इमारत, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, बहुत आकर्षक मनोरंजक वातावरण होना चाहिए कक्षा का। हम कह सकते हैं टीएलएम का यूज कर रहा हो, क्लास में एंटर करो ना तो एक मनोरंजक रूप से हम क्लास को देख रहे हो। कक्षा का वातावरण कैसा हो, एक कह सकते हो आकर्षक वातावरण कक्षा का हो, नीरस ना हो, जिसमें बच्चा जो है अपने में लगे हो, टीचर अपने में लगे हो, टीचर और बच्चे एक दूसरे से इंटरलेट करके सीख रहे हो, सहयोग के साथ सीख रहे हो। तो कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए। बैठने का उचित प्रबंध, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है उनके चेयर जो है इतनी ऊंची है कि बच्चे जो है पैर लटका कर बैठे हुए हैं, तो बैठने का उचित प्रबंध होना चाहिए। सुगमय इमारत, हम कह सकते हो बच्चे जो हैं उनके लिए बिल्डिंग्स का भी कह सकते हो उचित प्रबंधन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है तो वो आसपास का एरिया जो है वो इतना कह सकते हो शोरगुल वाला वातावरण है कि बच्चा सीखने में रुचि नहीं ले पा रहा है।
आसपास से बाराती गुजर रही है, बच्चे का पूरा ध्यान वहां जा रहा है, तो कह सकते हो सुगमय इमारत हो, बच्चे की कह सकते हो एबिलिटी को देखकर रखी गई हो। अगर बच्चा चल नहीं सकता है तो आसपास स्लाइडिंग लगाई जाए, स्लाइडर लगाया जाए, जिससे बच्चा जो है ठीक ढंग से सीखने में रुचिकर हो, उसे बोझ न पड़े विद्यालय आने में। तो हम कह सकते हैं इस तरह वातावरण से संबंधित जो फैक्टर है वो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने अधिगम के बारे में जाना, कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।